हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर अब क्या है, हमको एक डिजीज कंडीशन दे दी गई है, ड्रग्स यूज्ड इन मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ठीक है, जब उसके बारे में समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि हमें ड्रग कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो यहां पर अब क्या है कि मायस्थेनिया ग्रेविस एक डिजीज कंडीशन है, एक कंडीशन है, उसमें हम लोग कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हमको यहां पढ़ना है। तो पहले समझ लेते हैं कि मायस्थेनिया ग्रेविस है क्या। ठीक है, थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन होती है ये। तो मायस्थेनिया ग्रेविस एक्चुअली क्या होती है, सिंपल सी हम बात समझते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी मसल्स को डैमेज करने लगता है। एक तरह से हम ऐसा समझ सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी मसल्स को दुश्मन समझ लेता है और उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता किस तरीके से वो समझते हैं। अब होता क्या है कि हमको बहुत अच्छे से एक बात पता है कि अब लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली होता क्या है, ये क्या है हमको बहुत अच्छे से पता है, नर्व एंडिंग है। क्या है ये? नर्व एंडिंग है। दिस इज प्री सैनेप्टिक नर्व एंडिंग। यहां से क्या होता है, इसमें सैनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ये क्या है? सैनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। ये केमिकल, यहां पे केमिकल हम किसकी बात कर रहे हैं? एसिटाइल कोलिन, उसी की बात चल रही है। अब एसिटाइल कोलिन जब यहां से रिलीज होता है तो यहां पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ये सारे जो हैं, ये निकोटिनिक रिसेप्टर से जब मिल करके मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, है ना। कोई मसल एक्शन करेगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो जब ये एसिटाइल कोलिन यहां पे मिलेगा तो इसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। लेकिन हम देख सकते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी, ये जो शेप है यहां पर, ये एंटीबॉडीज हैं। इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है? इम्यून सिस्टम बनाता क्या है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करती हैं? जिस किसी के ऊपर अटैक करेंगे उसे खा पी के खत्म कर देंगे, मतलब कि फिनिश कर देती हैं। तो यहां पर जो एंटीबॉडीज हैं, सीधी सी बात है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को क्या कर दे रही हैं? खत्म कर रही हैं एक तरह से, या उनको ब्लॉक कर दे रही है इस तरीके से। अब जब निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो गए हमारे पास यहां पर, तो मसल्स क्या है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। जैसे होगा क्या, हमारे गले में जो फेरिंजियल है, ठीक है ना, यहां पे दिक्कत आ जाएगी तो बोलने में दिक्कत आएगी। या जब हम लोग जब जैसे खाना निगलते हैं तो मसल यहां पे क्या करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, तो खाना निगलने में दिक्कत आएगी क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं हो पा रही पूरी। हमारी आंखों की पुतलियां हैं, ठीक है ना, जब हम खोलते हैं इस तरीके से, अब ये जब खोलते हैं तो ताकत लगती है ना। अब वो खत्म हो गया तो अपने आप ही क्या करेगी, ऐसे गिर जाएगी, पल के अपने आप क्या हो जाएंगी, गिर जाया करेंगे। आंख हमारी एक बंद होगी करके, यहाँ की मसल्स पता चला ऐसे झूल गई है क्योंकि अब इसमें टोनिसिटी खत्म हो गई है। तो जहां जहां पर ये काम, ये अटैक कर देगा, कुछ खास पार्ट होते हैं वहां ज्यादा इफेक्ट करता है ये, तो वहां हमारी मसल्स क्या हो जाती है, एक तरह से रिलैक्स पड़ जाती हैं, पैरालाइज कह लो। ठीक है, रिलैक्स करने का मतलब क्या हम समझ चुके हैं। रिलैक्स होने का, जब ड्रग रिलैक्स कर रही है एक तरह से मसल्स को पैरालाइज कर रही है, वहां काम करना उसका खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या, एक तरह से मसल्स की पैरालिसिस है। होती क्यों है? निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। उनको कौन ब्लॉक कर रहा है? निकोटिनिक रिसेप्टर्स की जो एंटीबॉडीज हैं वो आके उनको ब्लॉक कर दे रहे हैं या डैमेज कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अब क्या कह रहा है, मायस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग अबाउट 1 in 10,000, लगभग 10,000 में किसी एक को होती है ये। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, क्या डेवलप हो जाती हैं? एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि डायरेक्टेड टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और वो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड होती हैं, उनको निर्देश दिए जाते हैं कि जाओ जाकर के निकोटिनिक रिसेप्टर को खत्म करो जाकर के। ठीक है, उनको डायरेक्शन दे दिया गया है एट द मसल्स एंड प्लेट। अब ये एंड प्लेट वाली बात समझ में आती होगी, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था एंड प्लेट क्या होता है ना। ये अगर गौर से देखें हम लोग तो ये क्या है, मसल एंड प्लेट ही है, यहां पे भी लिखा हुआ है ना। ये मसल्स है, यहां पर ये न्यूरॉन नहीं है, दीज आर द मसल्स। आगे आते हैं, ये क्या करेगा, दिस प्रिवेंट नर्व इंपल्स फ्रॉम ट्रिगरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा भाई। जब ऊपर से कोलिन आया, ये तो पहले से ब्लॉक हो रखे हैं, तो कोलिन कहां जुड़ेगा जाकर के? मान लो 100 रिसेप्टर थे, 80 ब्लॉक हो गए हैं, 20 ही बच्चे हुए, तो उतनी इफेक्टिवली कांटेक्ट नहीं करेगा। इन मोस्ट केसेस इम्यूनोग्लोबुलिन G1, IgG1 जो एंटीबॉडी होती है, IgG1 और IgG3 एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन अटैकिंग NR। कौन सी एंटीबॉडीज जो इनके लिए अटैक करती हैं, वो ये एंटीबॉडीज हैं। द नंबर ऑफ फ्री न्यूरोमस्कुलर कोलिनो रिसेप्टर में रिड्यूस, जो ये है न्यूरोमस्कुलर कोलिनोसेप्टर्स,
है ना, वो क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, रिड्यूस टू 1/3 और ऑफ नॉर्मल और लेस। जो नॉर्मल हमारे पास टोटल क्वांटिटी होती है रिसेप्टर्स की, उसका 1/3 या उससे भी कम रह जाते हैं। एंड स्ट्रक्चरल डैमेज टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या आता है, डैमेज, स्ट्रक्चरल डैमेज ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, दिस रिजल्ट इन वीकनेस, अब भाई पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पा रहा तो कमजोरी आएगी। एंड इजी फटीगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाओगे, थोड़ा चलोगे थक जाओगे, लेकिन हाँ तो बैठ जाओगे, रिलैक्स कर लो तो वापस से रिकवरी भी हो जाती है। ऑन रिपीटेड एक्टिविटी विद रिकवरी आफ्टर रेस्ट, रेस्ट कर लोगे तो रिकवरी भी हो जाएगी। थोड़ा चले, मतलब मैं 10-15 कदम चले, हाँ थक गए, ठीक है, तो लेकिन रेस्ट कर लोगे तो हमारी रिकवरी भी हो जाएगी। माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए होती है ये, दैट लीड्स टू वेरिंग डिग्री ऑफ स्केलेटल वीकनेस, जो अलग अलग तरीके से स्केलेटल वीकनेस करती है। द आईलिड, मैंने बताया आंखों की पलकें जो होती हैं, एक्सटर्नल ऑक्यूलर, हमारी आंखें जो होती हैं उसमें भी सही से काम नहीं करेंगी, जो मसल वीक हो जाती तो आंखें, हम पूरी आंख घुमाना चाहेंगे तो आंख हमारी घूमती नहीं है। फेशियल एंड फेरेंजियल मसल्स, जो फेस होता है, फेरेंजियल बताया जो गले का रहता है, वो वाली मसल्स होती हैं, जनरली इन्वॉल्व फर्स्ट। सबसे पहले एक तरह से देखा जाए अगर मोटा मोटा तो चेहरे पे ही असर आ रहा है, लेटर बाद में लिम्ब, हमारे जो हाथ पैर हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स गेट अफेक्टेड, जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स होती है वो बाद में क्या होती है, अफेक्ट होती हैं। इट कैन रिजल्ट इन डबल विजन, भाई जब है ना डबल विजन हो सकता है कि मसल्स काम नहीं कर रही हैं। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, अब देखो काम नहीं करेगा आईलिड के ऊपर तो आंख की पलकें क्या होती है, गिर जाती है, हम खोलना चाहते हैं पलकें लेकिन खुल नहीं रही हैं। ट्रबल इन टॉकिंग होना चाहिए, TALKING, एंड वॉकिंग, चलने में और बात करने में, क्योंकि यहाँ पर हमारा फेरेंजियल क्या वीक हो चुकी है और चलने में क्या होगी, दिक्कत हो सकती है ना। ये तो थी माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आगे हम कर भी नहीं पाएंगे। हमारा कोर्स में ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब एंटीकोलिनिस्ट्रेस इनहिबिटर, हम चाहेंगे किसी तरीके से, पहला काम क्या करना चाहेंगे कि यहां पर अब हम चाहते हैं कि मान लो जितने भी बच गए हैं हमारे पास रिसेप्टर्स, उन सब पर एसिटाइलकोलिन अच्छे से कवर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम को ब्लॉक करने वाले एजेंट का इस्तेमाल पहले करेंगे, ताकि ये एंजाइम यहां पर एसिटाइलकोलिन को तोड़े नहीं और एसिटाइलकोलिन लंबे समय तक यहां पर रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ड्रग में कौन आ रहा है, एंटीकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ओके, नियोस्टिग्मिन एंड इट्स कंजीनर, नियोस्टिग्मिन एंड इट्स कंजीनर आर द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड टू रिस्टोर, ओके, नियोस्टिग्मिन एंड इट्स कंजीनर आर फर्स्ट, नियोस्टिग्मिन और जो उसके साथी लोग हैं उनको फर्स्ट लाइन ड्रग माना जाता है टू रिस्टोर मसल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले ड्रग कौन सी होगी, इसमें नियोस्टिग्मिन या उसके साथी लोग। अब दूसरा, अब नियोस्टिग्मिन ये कहां मिलेगा, चले जाओ क्लासिफिकेशन में, जो एंटीकोलिनेस्टरेज हमने पढ़े थे उनकी क्लासिफिकेशन चले जाओ, ठीक है ना, जो क्या होते हैं कोलिनेस्टरेज, एंटीकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। आगे आते हैं, दे इंप्रूव मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय अलाउइंग एसिटाइलकोलिन रिलीज्ड फ्रॉम द प्री-जंक्शनल एंडिंग टू एक्यूमुलेट एंड एक्ट ऑन द रिसेप्टर ओवर ए लार्ज एरिया, है ना। अब ये क्या हो गया, हमारे पास जो कोलिनेस्टरेज है उसको नहीं तोड़ पाएगा तो लंबे समय तक हमारा एसिटाइलकोलिन क्या रहेगा, वहां पे मौजूद रहेगा, बड़े एरिया में मौजूद रहेगा, तो लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है। एज वेल एज बाय डायरेक्टली डीपोलराइजिंग द एंड प्लेट। अब ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एक काम और करते हैं, जो एंड प्लेट होता है ना, इस एंड प्लेट को रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस एंड प्लेट को डीपोलराइज कर देंगे, डायरेक्टली, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रही है, यानी कि यहां पर एक एक्शन पोटेंशियल ये लोग जनरेट कर देंगे। आगे आते हैं, ट्रीटमेंट इज यूजुअली स्टार्टेड विद नियोस्टिग्मिन 15 मिलीग्राम ओरली 6 आवरली, 15-15 mg की जो डोज है वो हर 6-6 घंटे में दी जाती है। डोज एंड फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे टू ऑब्टेन ऑप्टिमम रिलीफ फ्रॉम वीकनेस, ठीक है। यहां पर एक बार बार मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी, एक चीज क्लिक कर दो, इनहिबिटर नहीं है ये, ठीक है, ये इनहिबिटर नहीं होंगे, ठीक है, हटा देना। एंटीकोलिनेस्टरेज है ना, हमें कोलिनेस्टरेज को एंटी करने वाले, यानी कि कोलिनेस्टरेज को हमें रोकना है, इनहिबिटर नहीं आएगा यहां पर, ये बड़ी देर से मेरे माइंड में जा रहा था ये, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, जो एंटीकोलिनेस्टरेज का क्लासिफिकेशन किया था उसको जब जाके देखोगे तो वहां पे मिल जाएंगे तुमको। ट्रीटमेंट इज यूजुअली स्टार्ट, ये हो गया। पाइरिडोस्टिग्मिन इज एन अल्टरनेटिव विच नीड्स लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग, ये एक अल्टरनेटिव है, हम इसको बहुत जल्दी हमको फ्रीक्वेंसी में नहीं देना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे हमको 6-6 घंटे में देना पड़ रहा है। इफ इनटॉलरेबल मस्क्रेनिक साइड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड, एट्रोपिन कैन बी एडेड टू, ठीक है, ये छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पे हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो एंटीकोलिनेस्टरेज कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, नियोस्टिग्मिन,
ठीक है। देन नियोस्टिगमिन की डोज होगी यहाँ पर, दूसरा क्या है पायरिडोस्टिगमिन। तो ड्रग कौन कौन सी इस्तेमाल हो गई, एंटी कोलिनेस्टरेज इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट थाइमस, थाइमस का बड़ा रोल रहता है। थाइमस में कंटेन मॉडिफाइड मसल सेल्स, थाइमस जो होता है, थाइमस ग्लैंड जो होती है उसमें क्या होता है मॉडिफाइड मसल सेल्स होते हैं विद निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस से निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, विच मे बी द सोर्स ऑफ द एंटीजन। कुछ मॉडिफाइड मसल सेल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या है निकोटिनिक रिसेप्टर्स है। अब वो मसल सेल्स क्या है एंटीजन की तरह काम कर रहे हैं। एंटीजन मतलब जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराएंगे, एंटीजन को मारने के लिए ही एंटीबॉडी आती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में आ रहा है वो एंटीजन होगा। अब ये कर रहे हैं सोर्स ऑफ एंटीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटी एनआर एंटीबॉडी। तो कई बार जो मॉडिफाइड मसल सेल्स थाइमस में पाए जाते हैं, इसके ऊपर पाए जाने वाले एनआर की वजह से एंटीबॉडी डेवलप कर जाती है इन मायस्थेनिया पेशेंट के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे देयरफॉर थाइमेक्टोमी, यानी कि थाइमस ग्लैंड को काट करके हटा देना। तो हम लोग कह सकते हैं थाइमेक्टोमी, है ना, किसी को काट के हटा देना, तो एक्टोमी वर्ड आता है यहां पर। इज नाउ जनरली एडवाइज फॉर पेशेंट विद जनरलाइज्ड वीकनेस, पर्टिकुलरली फॉर दोज विद थाइमोमा एंड अ यंगर पेशेंट। थाइमोमा मतलब एक तरह से यहां पर जो थाइमस का इंफेक्शन हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पे समझ सकते हैं कि क्यों थाइमस ग्लैंड को यहां से काट करके हटाया गया है, ठीक है। तो क्यों थाइमस ग्लैंड को हटाया जाता है कि इसी की वजह से कई बार एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। क्लियर है। नाउ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं अफोर्ड इंप्रूवमेंट इन मायस्थेनिया ग्रेविस बाय देयर इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, जो एंटीबॉडीज बन रही होती है उसको क्या करेंगे सप्रेस कर देंगे। दे इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू एनआर एंड मे इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ न्यू एनआर। एग्जांपल क्या है प्रेडनिसोन। ये क्या करेंगे जो एंटीबॉडीज निकोटिन रिसेप्टर को आके मार रही थी, किल कर रही थी या उसको ब्लॉक कर रही थी, उसको रोक देंगे एंटीबॉडी को और नए एनआर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ये इसका एग्जांपल आ गया प्रेडनिसोन का। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट। अब देखो यहां पर क्या था हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ये भी काम क्या कर रहे हैं इम्यून को सप्रेस करते हैं, इनका एक्शन है इम्यूनोसप्रेसेंट। लाइक अगला एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन आर आल्सो बेनिफिशियल इन एडवांस्ड केसेस। जो ये वाले इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं एडवांस केस में क्या होते हैं बेनिफिशियल होते हैं। तुम लोग सीधा सीधा क्या याद कर सकते हो डायरेक्ट ड्रग याद कर सकते हो। एनआर एंटीबॉडी सिंथेसाइज बाय अफेक्टिंग टी सेल्स, ठीक है ना। बोथ इनहिबिट एनआर एंटीबॉडी सिंथेसिस, ये दोनों के दोनों जो एनआर एंटीबॉडी की सिंथेसिस होती है, जो बनने की प्रक्रिया होती है, उसको अफेक्ट करते हैं। और उसको बना कौन रहा होता है टी सेल्स बना रहे होते हैं, तो उसको ही क्या करता है ये अफेक्ट करता है, जिससे कि एंटीबॉडी ना बने। अब रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा फेरेसिस। एंटीबॉडीज कहां पाए जाते हैं प्लाज्मा में। हम क्या करेंगे प्लाज्मा ही एक्सचेंज कर देंगे, जैसे ब्लड इधर का इधर कर देते हैं ना, जैसे कि ब्लड का कैंसर होता है तो ब्लड चेंज कर देते हैं, तो हम लोग प्लाज्मा का एक्सचेंज कर देंगे, एंटीबॉडी वाला निकाल देंगे दूसरा चढ़ा देंगे। अब इसमें क्या होगा जैसी एंटीबॉडी खत्म वैसी बंदा फिट। तो इज अनदर अप्रोच है। इट मे प्रोड्यूस ड्रामेटिक, तुरंत ही एकदम बड़ा अच्छा सा रहेगा, बट ऑफन शॉर्ट लिव, क्योंकि बहुत जल्दी वापस से एंटीबॉडी बन जाती है। इंप्रूवमेंट इन मायस्थेनिया क्राइसिस, ठीक है ना। अब मायस्थेनिक क्राइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब जो मायस्थेनिक क्राइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। किस तरह से अगर मायस्थेनिया क्राइसिस को कैरेक्टराइज किया जाए, वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, इट इज मैनेज बाय ट्रैकियल इंट्यूबेशन। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स वीक कर गई इसकी वजह से, तो हम लोग ट्रैकियल इंट्यूबेशन ट्यूब डाल देते हैं, जिससे कि हवा अच्छे से जा सके, वो मसल्स जो है कोलैप्स ना करें, ठीक है। एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन इस्तेमाल करेंगे। जनरली आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन पल्स थेरेपी इज गिवन व्हाइल एंटी कोलिनेस्टरेज आर विदहेल्ड। जब ये दिया जा रहा होता है तो एंटी कोलिनेस्टरेज को हम विदहेल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं 2 से 3 दिनों के लिए, फॉलोड बाय देयर ग्रेजुअल रीइंट्रोडक्शन, और वापस से उसको फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको एंटी कोलिनेस्टरेज को। तो मायस्थेनिक क्राइसिस एक हो गया, रेस्पिरेटरी मसल्स का जब वीकनेस आएगा तब क्या करना है यहां पर, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा फेरेसिस। तो यहां पे देखो पॉइंट कैसे याद रखोगे, क्या क्या यहां पे हम थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी कोलिनेस्टरेज, उसमें 2 आगे नियोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन, देन थाइमेक्टोमी, देन कोर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, देन हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक, एग्जांपल याद रखेंगे, देन प्लाज्मा फेरेसिस, देन मायस्थेनिक क्राइसिस में हम लोग क्या रेस्पिरेटरी मसल जब वीक कर जा रही है। तो ये हमारे पास लगभग 6 तरीके हैं कि हम लोग मायस्थेनिया ग्रेविस से किसके लड़ सके और उससे हम लोग क्या कर सके पार पा सके और पेशेंट को ठीक कर सके। बात समझ में आई। तो ये तरीके थे मायस्थेनिया ग्रेविस को डील करने के, ट्रीट करने के, ठीक है ना। तो अब हम लोग डी फार्म के एग्जाम को कैसे डील करें, कैसे समझें क्या आएगा एग्जाम में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और
कैसे पढ़ाई और अच्छी हो सकती है, उसके लिए क्या बना हुआ है, माइंड नर्चर ऐप बना लिया हम लोगों ने आप लोगों के लिए। आओ जानते हैं उसके बारे में। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे D-Pharm और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर D-Pharm एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी। यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें।
ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।